अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और जनाब प्रोग्राम में हमने आज बात करनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया है, उसमें जो उन्होंने अपना गुज़श्ता बयान दिया था रेप से मुतल्लिक, मुल्क में रेप के बढ़ते वाक़यात या फिर ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते हुए जराइम से मुतल्लिक, उसके ऊपर कुछ वजाहत वज़ीर आज़म इमरान खान ने दी है। उसको प्रोग्राम में सेकेंड हाफ में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक और बड़ा अहम इशू जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं जनाब, 2017 में शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ हतके इज्जत का एक दावा दायर किया था। मुतअद्दिद बार इसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान को उनका जवाब के लिए दरख्वास्त की जाती रही, अदालतों की तरफ से इल्तवा हुई। आज बिल आखिर जवाब आ गया है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जवाब जमा करवाया उसके मंदजात भी आपसे शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि जी ये दावा झूठा, ये बेबुनियाद नहीं है जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया था कि उनको शरीफों की तरफ से पेशकश हुई, बिलखुसूस शहबाज शरीफ की तरफ से पेशकश हुई कि अगर वो पनामा केस से विड्रॉ कर लेते हैं या उससे पीछे हट जाते हैं तो अरबों रुपए मिलेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जी ये दावा झूठा या बेबुनियाद नहीं है, बल्कि उनके एक दोस्त यानी वज़ीर आज़म के एक दोस्त उमर फारूक का कोई जानने वाला या दोस्त जो कि शरीफों का भी दोस्त या जानने वाला था, उन्होंने उमर फारूक को कहा कि अगर इमरान खान पनामा केस से पीछे हट जाते हैं तो उमर फारूक वजीर आजम को या कन्विंस कर लेते हैं तो उमर फारूक को अरबों रुपए की पेशकश होगी। अब इसमें जवाब में ये कहा जाता है कि इमरान खान ने जो ये इल्ज़ामात लगाए या फिर ये जो वाक़या पब्लिक को बताया उसमें उनकी इंटेंशन कोई बुरी नहीं थी। वो चाहते थे कि हक़ाइक़ सामने आए, कहते हैं माजी में भी इस तरह से होता रहा। उसकी भी उन्होंने बड़े हवाले पेश किए हैं जिसको हम डिस्कशन में ज़ेरे बहस लाएंगे। जनाब है तो ये एक कानूनी मामला और अदालत इसके ऊपर आगे भी प्रोसीड करेगी, लेकिन हमारी सियासत में ये रिवाज नया नहीं है। हम देखते आए हैं कि इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, बहुत से इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, पब्लिक में उसको कैश किया जाता है, एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है, लेकिन उसके बाद उसका क्या होता है उससे मुतल्लिक कहा जाता है कि जी हमने किसी से सुना था, किसी ने किसी को कहा और वो इस तरह से बात बन गई। लेकिन किस तरह से लोगों को अफेक्ट करता है ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसकी एक हालिया एग्जाम्पल अगर आप देखें तो 35 पंक्चर का बयान है। इमरान खान ने ही 2013 के इंतखाबात के बाद ये 35 पंक्चर की टर्म निकाली और उसके बाद जब उनसे इससे मुतल्लिक सवाल हुआ कि जुडिशल कमीशन में ये 35 पंक्चर की बात और इसके सबूत क्यों ना पेश किए, तो वजीर आजम ने कहा ये महज एक सियासी बयान था। तो जनाब इस तरह का जो ट्रेंड हमारी सियासत में है और खासकर आज के जो तहरीरी जवाब जमा करवाया है शहबाज शरीफ के बयान के तनाजुर में, हतक इज्जत के दावे के तनाजुर में, उस पर बुनियादी सवाल अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ यूं है कि किसका दावा दुरुस्त है, शहबाज शरीफ का कि उनकी इज्जत को नुकसान पहुंचा है, इससे वो डिफेम हुए हैं, या फिर इमरान खान जो कहते हैं कि उनको उनके किसी दोस्त ने बताया और उन्होंने सुना और इसी सारा वाकया पेश आया और इससे शहबाज शरीफ की जो हतक है उसको कोई नुकसान या शहबाज शरीफ की इज्जत को कोई हतक नहीं पहुंची है, नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि वो दूसरे मामलात हैं जिसकी वजह से हुआ है। जनाब इस सारे मामले को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब, महमद सरफराज साहब, इरशाद भट्टी साहब और सुहेल वड़ाइच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या समझते हैं आज जो वजीर आजम इमरान खान ने जवाब जमा करवाया है, क्या सेटिस्फाइड है आप उससे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैडम शेख, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि एक तो यही वो केस है कि जिसमें 2 दर्जन पेशियों पर ना इमरान खान साहब पेश हुए ना उनके वकील पेश हुए। दूसरा यही वो केस है जिसमें अब जवाब जमा करवाते हुए इमरान खान साहब अपने पुराने मौक़िफ़ से हट गए हैं और यानी उन्होंने तो कहा है कि जुर्माने के साथ हद के इज्जत खारिज की जाए। भाई शहबाज शरीफ को जुर्माना किया जाए, क्यों शहबाज शरीफ को जुर्माना किया जाए? यानी पहले उन्होंने कहा था कि शहबाज हाउस ऑफ शरीफ ने उनको ऑफर किया 10 अरब की कि वो पनामा लीक से हट जाएं। कैसे हट जाएं? आज वो कह रहे हैं कि उमर फारूक एक उनका जानने वाला है और उसको शरीफों के जानने वाले ने पेशकश की है, तो उमर फारूक को भी अदालत में लाया जाए और उनके जानने वाले को भी अदालत में लाया जाए। बात सच्ची और खरी साबित हो जाएगी, अगर झूठ है तो सच है, ये है। फिर वो दूसरे बात पे कह रहे हैं कि ये ऑफर नवाज शहबाज की तरफ से डायरेक्ट नहीं बल्कि किसी जरिए से आई। तो जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मौजूद है, जब उन्होंने इल्जाम लगाया था उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम शरीफों पे लगाया था। फिर वो आगे जाके जो इसका हवाला देते हैं कि शरीफों ने एक आर्मी चीफ को BMW भी देने की कोशिश की, एक जज के साथ उनकी ऑडियो टेप मंजर आम पे आई, कानून के मुताबिक 60 दिन के अंदर मुझे कानूनी नोटिस नहीं भेजा गया
और उसके बाद 8 मई 2017 को कानूनी पूरे किए तकाजे पूरे किए बगैर लीगल नोटिस भेजा गया। तो ये इमरान खान साहब आज हट रहे हैं, अपने बयान से मुकर रहे हैं। आज इमरान खान साहब या वो झूठ है या ये झूठ है जी। आज इमरान खान साहब को मैं कहना चाहता हूं कि जिस यूरोप, जिस मगरब, जिस अमेरिका, जिस बरतानिया की वो मिसालें देते हैं निज़ाम की, अगर उसमें होते और ये इल्ज़ाम लगाते तो अब तक इमरान खान साहब को 10 अरब देने पड़ जाते और इमरान खान साहब की जायदाद भी जब्त हो जाती और इमरान खान साहब का इतना लंबा अरसा ये चलता भी ना और ये मुकरते भी ना और हर चीज सामने भी आ जाती। मगर यहां वही बात है कि वो जो आपने बताया 35 पंक्चर वो भी हो और इमरान इतनी शरीफ रोजाना करप्शन करते हैं कह के वो भी मुकर जाओ, इतनी रोजाना मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो भी मुकर जाओ, शरीफ फैमिली इतना पैसा बाहर लेगी वो भी मुकर जाओ, जापान की जब सरहद जर्मनी से मिला दो, कुरान में फलां का जिक्र नहीं है, किसी नज़म को इलामा इकबाल की बना दो, टैगोर और खलील जिब्रान को मिला दो। और दूसरी तरफ मरियम नवाज साहबा के कोई 140 इल्जाम हैं जिनमें कोई सदाकत नहीं। तीसरी तरफ नवाज शरीफ साहब असेंबली में कह चुके हैं जनाब स्पीकर ये हैं वो जराए और आगे जाके सियासी बयान, और वो कतरी खत से मुकर चुके और जाली ट्रस्ट डीड और पता नहीं क्या क्या वो झूठी जेआईटियां और पता नहीं क्या क्या उसमें क्या बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। मैं सुहेल वड़ाइद साहब के पास लेके जाना चाहती हूं। हर कोई तो आप इमरान खान आखिरी दो जुमले, हर कोई इमरान खान का दावा दुरुस्त नहीं है, इसलिए झूठ बोलता है। आखिरी 2 जुमले, हर कोई इसलिए झूठ बोलता है कि हद के इज्जत का दावा मुकर्रर वक्त पे नहीं है। पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, अगर मुकर्रर वक्त के अंदर इसका फैसला हो जाए, सजा मिल जाए तो कोई झूठ ना बोले। ठीक है जी सुहेल वड़ाइद साहब, ये कानूनी जो इसके ऊपर फाइट है वो तो एक तरफ, लेकिन ये कितना अनफॉर्चुनेट है, कितना सैड ट्रेंड है कि हम एक बयानिया बिल्डअप होता है, एक नैरेटिव बिल्डअप होता है, इल्जामात लगते हैं, लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, राय बन जाती है उसके ऊपर, और एंड में निकलता क्या है, दोस्त ने दोस्त को बताया, दोस्त ने उसको कहा, दोस्त को पता नहीं कि किसने उसको कहा। ये बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना तरीका है और पाकिस्तान के सियासी जी जैसे 35 पंक्चरों की बात हुई, जैसे ये वाली बात है, हम बहुत सारी बातें सुनते हैं लेकिन जितनी देर उनकी तस्दीक ना हो, जितनी देर उनका सबूत ना हो, इस तरह की बात को नेशनल फोरम पे, सियासी किसी जलसे में या किसी ऐसी जगह पर कि जहाँ पे कोर्ट हो करना मुनासिब नहीं है। ये तो गप्पे होती हैं कि गॉसिप जिसको कहते हैं, गॉसिप को आप बाकायदा इल्ज़ाम बनाकर लोगों के सामने पेश कर दें तो ये इंतहाई नामुनासिब बात है। इस कल्चर का खात्मा होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान इस हवाले से सबसे गैर जिम्मेदार रहे हैं। बाकी लोग भी सियासी बयान दे देते हैं और यहाँ पे चूंकि कोई पूछ परछ नहीं है, कोई पूछ पड़ताल नहीं है, कोई ये नहीं है कि कोर्ट के अंदर किसी को आज तक सजा हुई हो, कोर्ट ने किसी को जुर्माना किया हो और वो केस रटके रहते हैं साल हा साल और फिर बिल आखिर जो है लोग अदब दिलचस्पी की वजह से उसको केस को ही भूल जाते हैं। लेकिन बहरहाल ये हमारे कौमी अलमिया है, कौमी और माशरती अलमिया है कि हम इस तरह की बातें बेबुनियाद करते हैं और फिर उनका चर्चा भी करते हैं, फिर इल्ज़ाम बना देते हैं और फिर जब मौका आता है उसको साबित करने का तो साबित नहीं कर पाते। हसन निसार साहब, क्या आप समझते हैं ये एक टेस्ट केस है और ये अदलिया इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी, पहुंचाना चाहिए? इसमें कौन सी नई बात है, हमारी सारी तारीख भरी पड़ी है इस तरह के किस्से कहानियों से। और सीरियस ऑफर्स जो होती हैं वो इस तरह नहीं कि गपशप में किसी दोस्त के साथ बैठ के वो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, ये क्या है? ये सीरियस ऑफर्स इस तरह की नहीं होती, वो उसका तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। और एक बात मैं तो बड़ी सीरियस ऑफर के तरह की गई ना, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। पहले सुन लेना पोर्ट्रेट, वो भी आपने सीरियसली लिया होगा, मैंने तो तब भी नहीं लिया था। जब तक तमाम तर तफसीलात और शख्सियात जो मुलव्वस हैं उनके बारे में आपके पास नॉलेज ना हो तो इस पे तबसरे करना ना, वो मैच्योर बंदा तो नहीं, कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। ये क्या है, आपने उससे सुना, आपने वो फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी का बड़ा मशहूर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस तरह की गुफ्तगूएं सुनने के बाद उसने एक सिपाही को कहा मैंने ये नाश्ता किया, तुम आगे बताओ। वो पूरे रोस्ट हुए हुए
बकरे तक नाश्ता पहुंच गया था उसका। जब उसने लास्ट वो दायरे में खड़े थे सोल्जर्स, उसने आखिरी को कहा हाँ बताओ क्या बला, वो बात करते 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 कहाँ पहुंच जाती है। छोड़ो किस माशरे में क्या बात कर रहे हो, ट्रेडिशन है आपकी, रिवायत है आपकी, सदियों पुराने किस्से हैं। जिन्ना साहब के बारे में कैसी कैसी नहीं भौंकते रहे बहुत से लोग, और बड़े जिम्मेदार लोग आ गई है ना, और बड़े मुकद्दस लोग क्या क्या बातें नहीं करते रहे सर सैयद के बारे में। वो तब्दीली आ गई है, वो तब्दीली इस तरह नहीं आया करती। सर सैयद के बारे में आज तक शर्म नहीं आती। उन्हीं लोगों की औलादें पेट काट के अब इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ा रही हैं। उसको नेचरी कहते थे, उसको काफिर कहते थे, उसको पता नहीं क्या क्या। तो इसलिए आपकी रिवायत है क्या, मैं इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन ये क्या जस्टिफाई किया जा सकता है, या आप दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान के पार्ट पे गैर जिम्मेदाराना ये बयान था? तो खुल के कह दें अगर ये कहना चाह रहे हैं तो। नहीं, मैं कोई पार्ट फूट पे नहीं कहना चाह रहा। पीपल आर नहीं, पीपल आर सेंसिबल देन ऑल ऑफ अस। वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं। मैं तो उसको सीरियसली नहीं ले रहा। सारा किस्सा ऐसा है सर। लेकिन वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने कहा था मैं निकालूंगा, फिर उनके साथ क्या है। अच्छा, महमल हसन निसार साहब कहते मैं तो इस चीज को सीरियस ही नहीं ले रहा, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसके ऊपर अदलिया में मामला जाते हैं, ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, पब्लिक इस चीज को कंज्यूम करती है। इससे किस तरह से हमने देखा कि जैसे राजा रेंटल की हमारे पास एग्जाम्पल है कि आपसे मंसूब हो जाते हैं सब बयानात, ये सब चीजें। तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक इसमें डिफरेंशिएट कर पाती है कि किसको सीरियस लेना है, किसको सीरियस नहीं लेना है? देखिए अलीना, बात यह है कि हमें ऐसे बयानात बिल्कुल सीरियस लेने चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब एक झूठ को बार बार रिपीट किया जाता है टॉप लीडरशिप की जानिब से, तो लोग उसको सच समझने लग जाते हैं। नजम सेठी साहब के आपने जिक्र किया जो 35 पंक्चर वाली बात, वो वजीर आजम साहब ने 2-2.5 साल रिपीट की। वो इतनी रिपीट की और बाद में उसको ये कहकर डिसमिस कर दिया कि ये तो एक सियासी बयान था, यानी कि इसके पीछे ना उनके पास कोई एविडेंस था ना कुछ। लेकिन आज तक ये उसका क्या, जो एक किसी की रेपुटेशन खराब करना, उसके अलावा आपको पता है कि एक मेंटल टॉर्चर, एक आपकी फैमिली के लिए, आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए वो कितना डैमेजिंग होता है। वो बात कर देना और फिर कहना मैंने सियासी बयान दिया था, ये तो देखिए कहीं की बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये कोई इन्होंने वतीरा बना लिया है। अभी भी के मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, आप जब आपके पास एक बड़ा ही ऐसी पोजीशन है, बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है कि जब आप कोई बात करते हैं, आपकी एक फॉलोइंग है, वो आपको बड़ा सीरियसली लेते हैं, वो आपके बात को सच समझते हैं। तो जब आप उनको ये झूठ बोलते हैं और बाद में उस चीज को कहें मुझे तो फलाने ने बताया था, ये तो अलीना ऐसे ही है कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर कोई गपशप कर ले, कोई बात कर ले, एविडेंस ना, उसके बाद आकर हम टीवी के ऊपर रोज वो बात करें कि वो लोग समझेंगे कि ये सच ही है। अगर बार बार ये बात हो रही है तो ये मेरे ख्याल में ऐसे कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है वजीर आजम साहब की तरफ से। और इसके अंदर इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बड़े घिनौने कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी लीडरशिप को, तमाम लीडरशिप को बड़ी रिस्पॉन्सिबली अगर ऐसे किसी के ऊपर कोई इल्जाम, कोई तोहमत, कोई चीज लगाते हैं तो आपके पास क्या उसका एविडेंस होता है कि नहीं, अवाम को यह भी बताया जाए। और फिर बाद में सियासी बयान या दोस्त ने कह दिया था, फलाने ने कह दिया था, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है, जल्दी से भट्टी साहब का एक जुमला ले लें, फिर आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मैडम शेख, अभी महमल सरफराज साहबा ने कहा कि आप जब बात करते हैं टॉप सियासतदान, में लीडरशिप तो नहीं कहूँगा, लीडर कोई भी नहीं है, टॉप सियासतदान जब बात करते हैं तो लोग उनकी फॉलोइंग है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था बेनजीर भुट्टो और सदर लगारी बददियानत हैं और अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हैं, और फिर साथ ही मैसाके जमहूरियत हो गया। शहबाज शरीफ ने कहा था मैं इनको लटकाऊंगा जरदारी के और पेट सबका गलत है, और फिर साथ ही वो हो गया। ठीक है जी, भट्टी साहब का पॉइंट आ गया। जनाब, यहाँ पर ये चीज जरूर नोट करनी चाहिए कि इस तरह के इल्जामात जो हमारी सियासत में ट्रेंड बन गए किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। इल्जामात आप बगैर किसी बेस के, बगैर किसी सबूत के, बगैर एक्चुअल कोई चीज हुई है इसके बगैर नहीं लगा सकते। दिस इज रॉन्ग।
ये गलत ट्रेंड है और ये रुकना चाहिए। और जनाब, ये सिर्फ एक पार्टी या एक शख्स तक महदूद नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड ये बात होनी चाहिए डेफेमेशन से मुतल्लिक, खास तौर पे कि हमारे लॉज भी इससे मुतल्लिक और हमारा जो प्रोसीजर है उसको भी स्ट्रॉन्ग करने की बड़ी जरूरत है। आने वाले दिनों में भी इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे, क्या क्या होना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, एक और बड़ा अहम इशू है जिसको हम टच करना चाहते हैं। विल बी राइट बैक। Look, Judy, anyone who commits rape, solely and solely that person is responsible. So let's be clear about that. No matter whatever, how much ever a woman is provocative or whatever she wears, the person who commits rape, he is fully responsible. Never is the victim responsible. My comments were completely taken out of context. They were simply talking about Pakistan society, where we are having a rise, a sharp rise in sex crimes. And sex crime does not include just women. More than rape are child abuse, which is going through the roof. So my comments were in that context, and it was, I used the word parda. In Islam, parda does not mean just clothes. And parda is not restricted to women only. Parda is for men as well. It means bringing the temptation down in a society. This is what I was talking about, and it was taken out of deliberately. And I have to say, because I know all the interviews I've given, never would I say such a stupid thing where a person who's raped is responsible for somehow. It's always the rapist that is responsible. वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, अमरीकी टीवी को आपने इंटरव्यू सुना। वज़ीर आज़म इमरान खान कह सकते हैं, मैं कभी ऐसा वहमो गुमान में भी नहीं कह सकता, ऐसा बेवकूफ़ी का बयान नहीं दे सकता कि खातून की वजह से या उसने क्या पहना है उसकी वजह से उसका रेप हो। उन्होंने कहा, मैं क्लियर करना चाहता हूं, वाजे करना चाहता हूं कि रेप करने वाला और सिर्फ रेप करने वाला ही कसूरवार है। खातून ने कुछ भी पहना हो, चाहे कितना ही प्रोवोकेटिव लिबास क्यों ना पहना हो, वो कसूरवार नहीं है। साथ ही साथ वो कहते हैं, जी मैं जनरली बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि हमारे मुल्क में किस तरह से टेम्पटेशन की वजह से, लज्जत की वजह से न सिर्फ खवातीन के खिलाफ जराइम बल्कि चाइल्ड अब्यूज में भी इजाफा हुआ है, और इसके लिए पर्दा कितना जरूरी है। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, मेरे पिछले बयान को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सियाको सबाक से हट कर लिया गया जानबूझकर। तो जनाब इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। वज़ीर आज़म ने क्या कहा था पहले इंटरव्यू में, जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। Concept of parda is avoid temptation in the society. We don't have discos here, we don't have nightclubs, so it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. Do you think that what women wear has any effect? That's part of this temptation? If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they're robots. I mean, it's common sense. Yes, but is it really going to provoke acts of sexual violence? It depends which society you live in. If in a society people haven't seen that sort of thing, it will have an impact on them. If you grow up in a society like you, maybe it won't on you. This cultural imperialism, whatever is in our culture, must be acceptable to everyone else. वज़ीर आज़म का गुज़श्ता आपने बयान सुना, उन्होंने क्या कहा। अब ये डिबेट हमारी यही है, यही चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर। अपने एनालिस्ट से भी ये पूछेंगे कि क्या वज़ीर आज़म के गुज़श्ता बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया, हाँ या नहीं, के ऑप्शन है। भट्टी साहब आपसे आगाज करूंगी, क्योंकि वज़ीर आज़म का जो पिछला बयान था आप उसके हामी थे, आप कहते थे बिल्कुल दुरुस्त कहा है। आज वज़ीर आज़म कहते हैं मैंने तो वो कहा ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूँ। अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म दिया है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया है, दीन में पर्दे का हुक्म है, और पर्दा ना करना एक वजह बन सकती है इस रेप की, इस सारी चीज़ों की। मैं इस पर कायम हूँ। माना बच्चियों के साथ भी रेप होता है, उनका पर्दा माना, बहुत सारी और भी वजूहात हैं, मगर पर्दा एक वजह है और लिबास एक वजह है। और पर्दा आज जैसे इमरान खान ने कहा है, मर्द का पर्दा भी होता है, आंख का पर्दा भी होता है, दिमाग का पर्दा भी होता है, सोच का पर्दा भी होता है, सिर्फ लिबास नहीं होता। ये इमरान खान साहब ने जैसे आज कहा।
दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के उस बयान को वजीर आजम इसलिए ठीक कह रहे हैं कि उस बयान के एक फिक्रे को, आखिरी 2 जुमले सुन लीजिएगा, उस एक फिक्रे को ऐसा तरोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ऐसा उछाला गया, ऐसा किया गया कि जैसे क्यामत आ गई हो। उन्होंने क्या कहा था? अपने मुआशरे के बारे में कहा था, अपने मुआशरे और अपने दीन के हवाले से बात की थी और पर्दे के हवाले से बात की थी। पर्दा मर्दों का भी है, पर्दा औरतों का भी है। ठीक है, तो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट मैं आपके पास वापस आती हूँ। भट्टी साहब, इसको एक कॉन्वर्सेशन बनाते हैं। ठीक है, ओके महमल। पहले तो खैर मेरा ऑप्शन इसमें जो है वो नहीं है, बिल्कुल भी सियाको सबाक से हटकर नहीं पेश किया गया था उनका पिछला बयान, आपने भी चलाया भी है। पहले तो खैर मैं कहूँगी चले जी, बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है कि फाइनली उन्होंने एक रेपिस्ट को रेपिस्ट कहा और एक विक्टिम को विक्टिम कहा। एक इस इशू के ऊपर एक सही बात की। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इसके ऊपर दाद रसी क्यों चाहिए। वो हमारे वजीर आजम हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा सेन और सेंसिबल बयान ही देंगे। ये क्या वजह है अलीना कि हमारा बेंचमार्क इतना लो हो गया है कि जब वजीर आजम साहब या कोई भी और, वो कोई मिनिस्टर हो, वो पॉलिटिशियन हो, वो हमारे इंसान हो, वो हमारे जर्नलिस्ट हो, एनालिस्ट हो, वो जब सही को सही कहेंगे इस इशू के ऊपर के वो कहेंगे विक्टिम जो है वो विक्टिम और सर्वाइवर है, रेपिस्ट क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, तो हम उसकी वाह क्यों करें इस बात की कि जब उन्होंने एक सही बात की। दूसरी चीज अलीना, इसके अंदर जो मैं कहना चाहती हूँ, जो वज़ीर आज़म जो आपका सवाल भी है कि सियाको सबाक से हटा, अभी आपने चलाया है, इसके अंदर मुझे बताएं कि कौन सी चीज सियाको सबाक से हटके। उनसे पूछा गया कपड़ों का कोई लेना देना, उन्होंने कहा अगर कम कपड़े पहने औरत तो इम्पैक्ट तो होता है अगर रोबोट ना हो। ये अगर इसको हम विक्टिम ब्लेमिंग या हम इसको रेप अपॉलॉजी नहीं कहेंगे तो हम इसको और क्या कहेंगे, मुझे नहीं समझ आती। तो खैर एनीवे, अगर यू टर्न के ऊपर मुबारकबाद चाहते हैं तो उनको बहुत बड़ी मुबारकबाद। फिर उन्होंने एक और चीज की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वेस्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर इस तरह के जो वाकयात हैं वो बड़े कम है। ठीक है, वो कम होंगे, लेकिन इस तरीके वो अगर आप लिस्ट देखें, ग्लोबल उसकी लिस्ट देखे रेप्स की, तो उसके अंदर तो इंडिया भी कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं। हालांकि दिल्ली रेप कैपिटल है और आज ही गार्डियन के अंदर जो है वो छपा है कि हर 15 मिनट के बाद उधर एक रेप इंडिया के अंदर रिपोर्ट किया जाता है और 90% रिपोर्ट नहीं किए जाते। अलीना, 90% रिपोर्ट, तो क्या ये वजह, ये कंपैरिजन तो जस्टिफाइड भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बिगिन विद। आखिरी चीज अलीना, अच्छा उसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा कि इंडिया के अंदर 90% रिपोर्ट ही नहीं होते ऐसे असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट या रेप जो है रिपोर्ट नहीं होते। तो शायद यही वजह हो कि पाकिस्तान के अंदर भी नहीं होते, क्योंकि हमें पता है हमारा मुआशरा। आखिरी चीज सिर्फ अलीना, आखिरी चीज वो ये कि उन्होंने कहा कि मुसलमान मुआशरों के अंदर औरतों को बहुत इज्जत के साथ जो है वो ट्रीट किया जाता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस्लाम के अंदर हमें एक बात ये है कि आपको आपको जो है और खवातीन को आपको रिस्पेक्ट, डिग्निटी देनी चाहिए। लेकिन मैं वजीर आजम साहब को ये भी याद कराती जाऊं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के ऊपर 156 यानी कि 156 ममालिक थे, 156, 155, 154, 153, 152, 150, 147, 146, 145, 144, 143, 142, ये सारे ममालिक मुसलमान ममालिक है। 137, 133, 132, 131, 129, 128, 126, ये सब जो यानी कि नीचे के मैं आपको ममालिक बता रही हूँ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो 153 पे है, ये मुसलमान ममालिक है। तो इस्लाम तो इज्जत देता है, लेकिन क्या हम एज नेशंस, एज कौमें देती हैं इज्जत? ये भी एक हमें सोचने की जरूरत है। ठीक है, वेरी वैलिड पॉइंट। मैंने एक छोटी लेनी है, लेकिन उससे जाने से पहले एक छोटी सी बात करती जाऊँ। हम यहाँ पर्दे की बात कर रहे हैं, हम यहाँ मजहब की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी कल ही की खबर है जहाँ पर एक बकरी का गैंग रेप हुआ। तो जनाब ये इशू बहुत बड़ा और बहुत मल्टी डायमेंशनल है। एक छोटी सी ब्रेक, बाकी तजियाकारों की राय जानेंगे। हसन निसार साहब, क्लैरिटी आना जरूरी थी। वजीर आजम इमरान खान ने क्लियर किया, लेकिन वो ये कहते हैं सियाको सबाक से हटकर मेरा बयान लिया गया। भट्टी साहब कहते हैं, वो यही कह रहे हैं कि पर्दा एक वजह हो ना करना एक वजह हो सकती है। अभी भी उनका बयान यही है, क्या आप ऐसा ही समझते हैं? क्लैरिटी है वजीर आजम के बयान में अभी भी? मुझे नहीं है पता है, यूं लगता है कि आलम इस्लाम के और पाकिस्तान के सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं। पहली बात मेरी गुजारिश है कि जब इस तरह के मौजू पे बात की जाए तो प्लीज़ इस्लाम और मुसलमान को कंफ्यूज मत करें। ये तारीख आपकी मलूकियत से शुरू हो गई थी, जिसे आप
इस्लामी तारीख कहते हैं वो मुसलमान हुक्मरानों की तारीख है। इस्लाम और मुसलमान, और ख़ास तौर पे गुज़श्ता कई सदियों पे मुहित जो मुसलमान हैं, उनको आपस में प्लीज़ कंफ्यूज ना किया करें। दूसरी बात यह है कि तब भी मुझे यकीन था, आई एग्जैक्टली न्यू कि कहीं ना कहीं को गड़बड़ ज़रूर है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, और वो प्रॉब्लम है इमरान का। वो उर्दू अंग्रेज़ी का मसला है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चूँकि एक ज़माने में उसको इस सिलसिले में हेल्प करता रहा हूँ, असिस्ट करता रहा हूँ, मुझे पता है उसका स्टेट ऑफ माइंड, तो मुझे तब भी यकीन था कि गड़बड़ है। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक चीज़ होती है हुस्न ज़न्न उसे कहते हैं। अब अगर उसने एक्सप्लेन कर दिया है, वजाहत दे दी है, तो खामोशी से कबूल करो, आगे चलो। बाकी आप कह रहे हैं कि यूं बढ़ गया है, यूं बढ़ गया है, 50,000 लतीफ़े हैं, मैं यहां सुना नहीं सकता। ये अभी आपने बकरी की मिसाल दी, आपको क्या पता, ये सारा कुछ पहले भी होता था। अब जरा इस पे फोकस बढ़ गया है, या इसको हाईलाइट किया जा रहा है, मीडिया आ गया है। पहले तो एक जमाने में पीटीवी भी 9 बजे खबरनामा, कहानी खत्म। अब आप ग्रो कर गए हो, सोशल मीडिया है, फलाना ढमखाना, ये वो, तो आपको लग रहा है को क्यामत आ गई। ये क्यामत कब से आई हुई है, और उसकी बहुत सीरियस वजूहात है। इसलिए छोड़ें ये सवाल को ढंग के किया करें यार, इतना कीमती प्रोग्राम है सर। ये और मामला सर, बिल्कुल आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन इवन अगर रिपोर्ट भी सर ये पैदाइश से पहले के हैं आपके, अगर ये सामने आना शुरू, सर बेशक ये हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर बात हो रही है तो ये भी बड़ा अहम है कि खुलकर बात हो रही है, इस चीज के सलूशन की तरफ हम जा रहे हैं, एटलीस्ट इसकी रोकथाम की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये बात करना भी एक गनीमत है। ऐसे इश्यूज जिनके ऊपर, लेकिन ये आपकी तकरीरों से नहीं रुकेगा, ऐसे इश्यूज जिसके ऊपर मेरे बात ही नहीं होती थी। अच्छा चलें, इसी गनीमत सर हम इत्माम हुज्जत करते हैं, नतीजा आ ही जाएगा इंशाल्लाह। सर आपके अल्फाज भी बड़े कीमती हैं सर, लोग आपको सुनते हैं। ओ भाई, इस करके देख लो। नहीं मुझे क्या सुनना, अच्छा, करके देख लो। अब मैं देखूंगा 10 साल के बाद क्या तब्दीली, ये भी एक गनीमत है। ये बद से बदतर होगा सर। रिपोर्ट होना वाकया, ये भी बड़ी गनीमत है। पहले तो रिपोर्ट ही नहीं होते थे, लोग डर से बाहर ही नहीं आते थे। आप बिल्कुल अपनी राय का एहतराम रखते हैं। अच्छा ठीक है, सोहेल वराइद साहब, अच्छा आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अब भी अक्सर रिपोर्ट नहीं होते। सोहेल वराइद साहब आप क्या राय रखते हैं इसके ऊपर? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो रिट्रैक्ट किया है ये अच्छा किया है। पहले उनका बयान में इबाहम मौजूद था और उसमें ब्लेमिंग द विक्टिम जो था उसकी तरफ इशारा था, और वो मुनासिब नहीं है। हमें जो दुनिया के जदीद रुझानात हैं, जदीद तकाज़े हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। औरतों की क्या मूवमेंट्स चल रही हैं, औरतों के क्या जज्बात हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, और माशरे को आगे को लेके जाना चाहिए। हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। सिर्फ वही पुरानी बातें, एक ज़माना था कि ज़ाहिर है ख़वातीन पढ़ने में भी पीछे थी, उनके यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में बड़ी कम तादाद होती थी। अब आप देखें यूनिवर्सिटियों में लड़कियों की तादाद ज़्यादा है, लड़कों की तादाद कम है। तो इससे आप रुझान के अंदर जो तब्दीली है उसको नोट कर सकते हैं, और इस मुआशरे के अंदर जो तब्दीली है, लड़कियां नौकरियां कर रही हैं, लड़कियां जॉब्स कर रही हैं, लड़कियां शाना बशाना साथ चलने की कोशिश कर रही हैं, तो उसी तरह उनके राइट्स जो हैं वो भी फिर रिवाइव होंगे। इसी तरह उनको आप रियलाइजेशन करनी पड़ेगी कि उनको किस तरह से मकाम देना है। आप उस मुआशरे में नहीं रह सकते जिस वक्त औरत घर में कैद होती थी और उसको मर्द जो था वो अपनी मर्जी से डिक्टेट करता था। अब आपको नए मुआशरे के नए तकाजे जो हैं उनको मद्देनजर रखना पड़ेगा, और बहुत सी जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनके अंदर सोच की तब्दीली आई है। उनकी लड़कियां जॉब्स कर रही हैं, उनकी लड़कियां यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रही हैं, उनकी सोच के अंदर तब्दीली आई है। यही तब्दीली माशरे के अंदर और मर्दों के अंदर भी आनी चाहिए। ये ब्लेमिंग द विक्टिम जो है इसको अब खत्म होना चाहिए, और इसकी बजाय एक बैलेंस्ड और जो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच है वो होनी चाहिए, वो इख्तियार करनी चाहिए। जनाब, इसी नोट के ऊपर हम अपने प्रोग्राम एंड करेंगे, और इस नोट के साथ के हम सब की जिम्मेदारी है ये मैसेजिंग बड़ी क्लियर हो, इस तरह की कोई बात ना जाए या कोई इम्प्रेशन ना जाए, खासकर उनके ऊपर जिनकी बात सुनी जाती है, जो कि ओपिनियन मेकर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं।
आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बात बहुत आगे बढ़ती है, तो ख़ास तौर पर इस तरह की कोई चीज़ ना हो जिससे ये इंप्रेशन जाए कि आप किसी भी तरह से जो कल्प्रिट है आप उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसकी हल्ला शेरी कर रहे हैं, और जो विक्टिम है जिसके साथ जुल्म हुआ है आप उसको दबा रहे हैं और उससे सवालात उठा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है जी इसके ऊपर बात करें, हम आने वाले दिनों में भी करते रहेंगे। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।